हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित। आज आप लोग के लिए लाया हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि क्लास 10th का अध्याय नंबर 1 है। तो हम लोग आज इसमें देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसका क्या समीकरण है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि वैसा परिवर्तन है ना, जिससे हमें एक नए गुण वाला पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे अगर कार्बन और ऑक्सीजन को यहाँ पे अगर हम लोग मिलाते तो हम लोग को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखिए, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग अभिकारक कहते हैं। कितने बार बोर्ड एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जैसे यहाँ पे बताए थे अभी आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग मिक्स करते तो हम लोग को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। और उसका जो उदाहरण में देखिए फ्रेंड्स, इसका उदाहरण जो है कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है यहाँ पे नीचे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे दिया गया, पहला क्या है कि भोजन का पचना, यानी कि भोजन का पाचन या पचना। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो भोजन करते हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही पचता है। फिर श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही लेते हैं। और उसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा नंबर जो मेरा है, लोहे पे जंग लगना, यानी लोहा पर आप लोग देखते होइएगा जंग जो लग जाता है ना। तो वो भी होता है रासायनिक अभिक्रिया के कारण। और लोहे पे जंग लगने से हम लोग बचाने के लिए हम लोग अधिकतर क्या करते हैं कि पेंट कर देते हैं। और उसके बाद फोर्थ जो मेरा है, मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग जो दही खाते हैं, जो कि दही दूध से बनता है, वो दही जो है मेरा दूध से दही में कैसे कन्वर्ट होता है, वो भी होता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का है रासायनिक प्रक्षेपण। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स मेरा? रासायनिक प्रक्षेपण क्या क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछता ही है कि रासायनिक प्रक्षेपण क्या क्या होते हैं बताएं। तो देख ले क्या होता है। अवस्था में परिवर्तन होना, सबसे पहला यही है इसका प्रक्षेपण की अवस्था में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कार्बन लिए जो कि सॉलिड है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन हम लोग लिए जो गैस है। तो इसके बाद हम लोग को क्या देता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है तो भी क्या बनता है? गैस बनता है। ओके। उसके बाद उसके रंग में परिवर्तन होता है, फिर तापमान में परिवर्तन होता है, फिर गैस का उत्सर्जन भी होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो मेरा है वो आइए हम लोग देखते हैं। रासायनिक रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे है कि रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि हम लोग रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, या कैसे दर्शाते हैं, या कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर ले
तो अगर शब्द में हम लोग लिखते हैं, शब्द मान के चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो मेरा है क्या है, एक मिनट फ्रेंड्स ब्रश ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरा क्या है, शब्द समीकरण। यहाँ पे क्या है मेरा, शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण है, इसमें क्या क्या हम लोग लिए हैं। शब्द समीकरण में जिंक है और उसके बाद क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो कि एक अभिकारक है। एक अभिकारक है। आप लोग को पता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये कन्वर्ट होकर हम लोग को क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन, जो कि उत्पादक के रूप में मिलते हैं। आप लोग को पहले भी हमने बताया कि उत्पादक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और इसको देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित यहाँ पे किए हैं रासायनिक समीकरण को। तो मेरे यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, जिंक है और उसका सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पे जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके बाद हम लोग को क्या मिला है, आप लोग को ऊपर भी हम शब्द के माध्यम से भी दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या मिला, जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या मिला, हाइड्रोजन। प्लस में हम लोग को क्या मिला, हाइड्रोजन। और इसके बाद जो हम लोग को स्टडी करना है फ्रेंड्स, आइए वो देखते हैं क्या करना है। अब इसके बाद जो मेरा कह रहा है फ्रेंड्स कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है या दर्शाया जाता है, या आप लोग निरूपित कहिए कि निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है, बात दोनों सेम ही है। और इसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों का के प्रतीक मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप लोग प्रतीक का मतलब क्या जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रतीक कहने का मतलब हम लोग एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि सूत्र। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का हम लोग ऑक्सीजन बोल दिए, तो ऑक्सीजन का प्रतीक हम लोग क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन को किस चीज़ से निरूपित किया जाता है। तो ऑक्सीजन को फ्रेंड्स ओ से हम लोग निरूपित करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम लोग किसी से निरूपित करते हैं, तो एन से करते हैं। इसी प्रकार और सब भी हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है और एक्स्ट्रा ईटीसी जो भी है वो आप लोग देख लीजिएगा। हम 2-4 उदाहरण के लिए बता ही दिए हैं। और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र की उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र की उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स हम तो आपको बताए भी थे, या कि अभी बताए थे कार्बन। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कार्बन ले लिए, उसका यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन ले लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम लोग को अब इसको हम लोग क्या है, मेरा ये अभिकारक है। अभिकारक तो अभी आप लोग को बताए थे कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और उत्पादों मतलब क्या होता है, जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम लोग का जो उत्पाद मिलता है उसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है। तो इसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स है नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि
रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा ही करते हैं। कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो विनाश होता है, न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है कि प्रकाशीय वियोजन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन वो हम लोग का क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पे हम लोग को अब उदाहरण भी दिया गया। यहाँ पे हम लोग अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाशीय वियोजन कैसे होता है और क्या है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का दिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड है, ठीक ना। उसको हम लोग अब सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या, चांदी और क्लोरीन मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि सॉलिड है। उसको हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को मिलता है चांदी और बेरियम। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को दे दिया जाएगा कि निम्न में से बताइए कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 3-4 अभिक्रिया का नाम दे दिया जाएगा। उसमें से आपको रहेगा कि वियोजन अभिक्रिया। तो आप लोग का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि प्रकाशीय वियोजन का उपयोग हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। उसके बाद जो मेरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, यह नाम से ही क्लियर होता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। और इसके बाद जो मेरा दिया गया है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि कोई भी मान के चलिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक के पास ज़्यादा पावर है और एक के पास कम पावर है। तो फ्रेंड्स, वो किसी चीज़ के लिए है ना, किसी चीज़ के मान के चले कि किसी कमज़ोर व्यक्ति के पास कोई चीज़ है जो कि ज़्यादा ताकतवर, जो बोले कि पावरफुल व्यक्ति है वो लेना चाहता है तो वो ऑटोमेटिक है कि पावरफुल ही व्यक्ति जो है वो उस वस्तु को प्राप्त कर पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया है, कह रहा है कि इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब है कि किसी अभिक्रिया में अधिक जो क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से तोड़ देगा, विस्थापित कर देगा और वो अपने खुद उसके साथ संयोग कर लेगा या कंपाउंड बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फेरस है और उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फेरस है ना कॉपर से कम क्रियाशील है तो इसके कारण हम लोग का जो फेरस है वो कॉपर के कंपाउंड से अलग कर देगा और वो उसके साथ कंपाउंड कर देगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट है, कॉपर
को फेरस सल्फेट से अलग करके और अपने क्या बना लिया, फेरस सल्फेट, और उसका कॉपर को अलग कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, देख फ्रेंड्स नीचे भी एक फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। इससे आप लोग को अधिक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कह रहा है कि लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई तो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा फेरस सल्फेट के कारण हो गया। कहने का मतलब जो यहाँ ऊपर में जो प्रश्नावली दिया गया था उसमें लोहे का कील रखा हुआ है, उसमें भूरे रंग के कॉपर की परत जम गई और फेरस सल्फेट का जो रंग है वो क्या हो गया, हरा हो गया। यहाँ पे समीकरण के माध्यम से भी दिखाया गया है। यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, इसको हम हटा देते हैं आपको ताकि साफ से दिखे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करके और खुद जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। उसके बाद क्या है मेरा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है द्विविस्थापित अभिक्रिया। क्या है द्विविस्थापित अभिक्रिया? इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है। यानी कहने का मतलब है दो मेरा अभिकारक दो यौगिक होगा या अभिकारक भी उसको आप बोल सकते हैं, उसके बीच में आदान प्रदान, यानी कि कहने का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जाना है ना, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे समीकरण के माध्यम से ज़्यादा देखेंगे तो क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे Na2SO2 है जो कि एक्वस है, और उसके बाद जो मेरा यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड है, वो हम लोग का यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे BaSO4 जो मिल गया यहाँ पे, और उसके बाद NaCl बनता है। मेरा कहने का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे SO2 बेरियम के साथ अभिक्रिया करता है और क्लोरीन जो है मेरा सोडियम के साथ। अब उसके बाद जो मेरा है यहाँ पे शब्द के माध्यम से भी दिखाया गया कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है जो मेरा यहाँ पे क्या है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन किसको बोलते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन। और दूसरा जो मेरा है कि अपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करते तो हम लोग को कॉपर मिलता है, और उसके बाद जल मिलता है। सॉरी फ्रेंड्स, रुकिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा PDF थोड़ा ये हो गया है, फिर अभी बता रहे आपको। हम लोग थे फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम लोग का दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ ऊष्मा की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो क्या देता है हम लोग को उत्पाद के रूप में, कॉपर देता है और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड से हम लोग का ऑक्सीजन हट गया और कॉपर मिला, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हो रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। यहाँ पे लिखा गया भी है कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड पर, है ना, कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेड ऑक्साइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आप लोग जान लीजिए कि रेड ऑक्साइड अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में, है ना, उपचयन तथा अपचयन दोनों ही हो रहा हो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रेड ऑक्साइड अभिक्रिया बोलते हैं। और उसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है, उसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट क्या है, कह रहा है कि दैनिक दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, वो ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है कि बताए कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो है संक्षारण। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिस धातु की ऊपर परत कमजोर संक्षारित हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण कहने का मतलब है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्र या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर का जो परत होता है वो धीरे धीरे कमने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, सॉरी यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे हम गलत बता दिए कि कहने का मतलब है संक्षारण, यानी कि जब हम लोग का कोई वस्तु या धातु ऑक्सीजन, आर्द्र, है ना, या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर कुछ लेयर आप लोगों ने देखा हो कि चढ़ने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। जैसे कि आप लोग लोहे के वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। आप लोग को उदाहरण से ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद जो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विकृत गंधिता। विकृत गंधिका रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, दूसरा है वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, तीसरा जो मेरा वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, उसके बाद जो है शीतलन द्वारा। तो ये रहा मेरा वृक्त गंधिता रोकने का उपाय। उसके बाद हम लोग का देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्नावली जो है वो देखेंगे कि क्या क्या है। तो इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं, वो आप लोग कर लोगे। क्या कह रहा है पहला
कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में सल्फेट विलयन में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, आपको ऊपर भी डायग्राम के द्वारा समझाया गया था, तो आप लोग वो देख लेंगे, आप पढ़ लिए होंगे, अभी तक समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका आंसर खुद दे लोगे। और उसके बाद जो है कह रहा है कि निम्न में परिवर्तन को पहचानिए कि बर्फ का पिघलना क्या है, दूध का दही में बदलना क्या है, ये आप लोग को भी कर लोगे। उसके बाद है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये फ्रेंड्स आप लोग भले भांति जानते होंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जस्ट आप लोग स्टडी किए हो कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। चौथा जो मेरा है, वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है। आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है। उसका द्विविस्थापित अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानिए, जो कि यहाँ पे दिया गया 8 नंबर में। उसका 9 में कि गर्मियों में दूध को कक्ष ताप पर रखने पर क्या होता है। 10वां जो है मेरा 10th नंबर जो दिया हुआ, क्या होता है जब बिना बुझा हुआ वह चूना जल से अभिक्रिया करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे इसका डिफिनेशन भी देना और साथ साथ आपको रासायनिक समीकरण देना है, लिखना है। अगर फ्रेंड्स आप लोग इसको शब्द के माध्यम से लिख दो कि बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, वो आप लोग सिर्फ लिख दोगे। अगर रासायनिक समीकरण नहीं लिखोगे तो आप लोग को 1 नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, ये हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद जो मेरा है यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये भी आप लोग कर लीजिए। ये एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम टाइम में, उतना ही इजी होगा आप लोग को एग्ज़ाम निकालने में। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियो है ना, उसको आप लोग देखना चाहते हैं या आप लोग उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।